नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप जैसा जानते हैं, हम आपसे हर सप्ताह किसी न किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलवाते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है सिटी सिग्नेचर। और आज स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में जो सिटी सिग्नेचर के रूप में विराजमान है वो कोई और नहीं बल्कि उनका नाम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह साहब है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में शैलेंद्र सिंह साहब। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि शैलेंद्र सिंह जी की जो छवि है वो स्ववित्त पोषित जो शिक्षक राजनीति है, इनमें एक बहुत ही तेज तर्रार नेता की रही है। और आप एक लंबे समय से सरकार और विश्वविद्यालय की मनमानी नीतियों का लगातार विरोध करते रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ विरोध, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि से तमाम तरह के विरोध करते आए और शिक्षक हितों की बातें करते आए हैं। तो आज के इंटरव्यू में हमने आपको अपने स्टूडियो में बुलाया है और आपसे आपके ही मुख से जानते हैं कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं डॉक्टर साहब, जी, जहां से आप शिक्षा जगत में आए, जहां से आपने लड़ने की सोची, वो तमाम बातें हम आपके मुख से ही अपने दर्शकों को बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने अपने बचपन से जो राजनीतिक जीवन के बारे में जो प्रकाश डाली कि एकदम से तो आदमी राजनीति में नहीं आ जाता, एकदम से तो आदमी शिक्षा में भी नहीं आ जाता, क्योंकि जब वो पढ़ रहा होता है तो उसे मालूम नहीं होता कि हमें क्या करना है, आगे क्या करना है। लेकिन एक होनहार जो पूत होता है, उसके कहते हैं ना, पालने में ही जो है वो होनहार पूत के, होनहार वीरवान के जो पाँव हैं वो पहले ही मालूम हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप में भी ऐसे गुण होंगे, एकदम से तो नहीं पैदा हुए होंगे। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपके स्वैच्छिक दुनिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी कि उन्होंने आज हम स्ववित्त पोषित शिक्षकों के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के आपने हमें अपने न्यूज़ चैनल में बुलाया, और आपका हर तहे दिल से स्वागत करता हूं सभी शिक्षकों की ओर से। स्वागत। डॉक्टर साहब, आपने पहली ही गेंद में 6 मारा है और कोई भी व्यक्ति जो होता है माँ के पेट से नेता पैदा नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी बातें जुड़ी हैं जो वाकई में आपका कहना सत्य होता है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी भी मुझे बताते थे, और जब ये बातें तो सामने जब आई, जब मैं बड़ा हो गया, कि मेरा जन्म जो था कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले ग्वालटोली में हुआ। अच्छा। और ग्वालटोली एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ सामान्य लोग ज़्यादा रहते थे और छोटे छोटे बच्चे आमतौर पे शाम को खेला करते थे, बैठते थे एक दूसरे से। तो मैं बचपन से ही जो है बड़ा राजनीतिक टाइप से कहो पिताजी के अनुसार कि मैं, वो एक मालवीय जी रहा करते थे हमारे मोहल्ले में, तो कहते थे आपका बेटा जो है ये बहुत छोटी सी उम्र में ये सारे बच्चों को घेर लेता है और सबको बैठा देता है और अपना भाषण देता है। क्या बात। तो ये निश्चित रूप से बड़ा होकर के इसके अंदर राजनीतिक गुण हैं, ये जाएगा एक न एक दिन राजनीति में जरूर इसका पदार्पण होगा। तो पिताजी जब मैं बड़ा हो गया तो ये बातें मुझको कहते थे, और पिताजी मेरे चाहते भी थे कि मैं वकील बनूं, वो भी मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी करी। शिक्षा जगत में आया एक बदलाव के लिए जी, और यहाँ पर उससे ज़्यादा समस्याएं सामने आई। आज भी मैं वकालत भी करता हूँ सामाजिक सेवा के रूप में, और शिक्षक भी हूँ विधि का। तो ये सब बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि होनहार पूत के पाँव पालने से ही दिखने लगते हैं। एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है कि कुछ तो भूमि तैयार रही होगी, मतलब ये जो राजनीति, तो आपने कहा कि भाई वो बचपने में भी आप खेल में, सम्राट अशोक और कुछ और जो राजा हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में भी राजाओं की तरह ही व्यवहार करते थे। तो आपने बताया, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पिताजी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे? उनके बारे में भी कुछ बताइए जी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी बहुत वैसे तो वो एक जमींदार के पुत्र थे जी, और उनको भी शिक्षा दिलवाई गई बचपन से ही। जमींदारी की एक मुड़िया भाषा चलती थी हमारे उन्नाव जिले में जी। तो वो नंबरदार के पुत्र रहे, लेकिन उनका रुझान ज़्यादा नंबरदारी में था नहीं जी। तो वो बचपन से ही जो है काफ़ी संयमित जीवन जीते थे, और एक बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि पंक्चुअल थे अपने काम के लिए। हमेशा स्कूल टाइम पे जाना, ड्रेस पहले से तैयार रहना। तो वो कानपुर में आकर के उन्होंने ग्रेजुएशन की और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एक मुलाजिम रहे हमारे पिताजी, और बेहद ईमानदार रहे। और उनके 4 बेटे, 4 बेटों में 2 बेटे बड़े डॉक्टर, फिर मैं तीसरे नंबर पर वकील, उसके छोटा भी
एडवोकेट है मेरे भाई। अच्छा जी। तो कुल मिलाकर के उनका जीवन सफल रहा। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा ईमानदारी के पैसे से ही पढ़ाया लिखाया खिलाया, और उनका मानना था कि आप ईमानदारी से ही काम करेंगे तभी आप बड़े आदमी बन सकते हैं, बेईमानी से कोई इंसान बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। तो वो उनका जीवन था जिससे हम लोगों को एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक विचार मिला जो शायद मेरे जीवन में कूट कूट करके भरा हुआ है। नहीं, मैं प्रणाम करता हूँ पिताजी के श्री चरणों में। और निश्चित रूप से जब इतनी संयमित जीवन शैली के पिताजी थे तो जो उनके जो फल हैं वो आपके तीनों भाई और आपके रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए शायद राजनीति की भी जो शाखा है शिक्षा, क्योंकि वैसे तो मित्रों आप जानते हैं राजनीति अपने आप में एक बहुत प्रदूषित जो मतलब एक विभाग है, वैसे कह सकते हैं राजनीति का प्रदूषण किसी से छुपा नहीं है। लेकिन शिक्षण राजनीति में ये बात है कि चलो कम से कम शिक्षित वर्ग को आप जो है वो बिलोंग करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उतना प्रदूषण नहीं होगा जितना कि अन्य क्षेत्रों में है। खैर, मैंने सुना है डॉक्टर साहब, इसी क्रम में पूछना चाहता हूँ कि आपने 2017 का जो विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, तो उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए कि राजनीति, शिक्षण राजनीति से जो है वो विधानसभा चुनाव में एमएलसी में क्यों नहीं गया, या विधानसभा चुनाव के बारे में ही बताइए कुछ। जी, 2017 विधानसभा चुनाव मेरे लिए एक चुनौती के रूप में आया था कि आप नेता हैं तो विधानसभा में जाकर के क्यों नहीं लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि आप लड़ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने माध्यम तलाशे, माध्यम तलाशने से मुझको राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से टिकट मिला 2017 में, और भगवान नगर विधानसभा 166 उन्नाव से मैं पहला अपना जीवन का, राजनीतिक जीवन में विधानसभा का चुनाव लड़ा, जो कि एक बड़ा चुनाव होता है विधायकी का। और आपको राजीव जी मैं बताऊं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं लड़ा उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के हृदय नारायण दीक्षित जी भी जीते। अच्छा। और वो विधानसभा अध्यक्ष हुए। यद्यपि मेरा पहला चुनाव था तो मुझे कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं था, लेकिन ये ऐतिहासिक चुनाव हो गया मेरे जीवन के लिए जी, कि आपके समक्ष जो है कि मेरी विधानसभा की, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा अध्यक्ष बने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात जी, 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 जी। और वो भी हमारे ही क्षेत्र के थे, पूर्वांचल के, और मैं बीघापुर का मूल निवासी हूँ, तो हम एक ही जिले के थे सब। तो कभी हम लोगों में वैमनस्यता नहीं आई और चुनाव बहुत पाक साफ तरीके से हुआ, किसी ने किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला। नहीं, मैं बिल्कुल कामना करता हूं कि आप जो है आगे जो है जरूर विधानसभा पहुंचे, बल्कि आपने जो आपके जो आइकॉन रहे जो विधानसभा अध्यक्ष तक, मैं तो आपके लिए बहुत मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, और ऊंचे पदों तक की कामना मैं यहाँ बैठ के करूंगा कि आप तो वैसे भी मित्रों आप जानते हैं राजनीति में स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों की जरूरत है, पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति जो समाज का आईना बन सके, समाज की समस्याएं उठा सके, उनकी जरूरत है। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसी क्रम में जो मुझे वोट मिला वो बहुत नॉमिनल था, जिसको कहे कम था, लेकिन उस वोटिंग में एक बड़ी बात ये थी कि जब डिक्लेरेशन हुआ तो 787 वोट का डिक्लेरेशन हुआ कि मुझे प्राप्त हुए, और मुझको ऐसा लगता है कि मुझे 786 वोट मिले, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है जी, जी। हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में। लेकिन वो कहीं विवादित ना हो जाऊं तो इलेक्शन कमीशन ने शायद वो एक अंक मुझे बढ़ा करके दे दिया, तो मुझे ऐसा लगता है। वही, हम इस बात को नहीं कहेंगे कि बढ़ा के दिया होगा कि घटा के दिया होगा, ये तो हम सबको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है। लेकिन हाँ जी, एक बढ़िया सौभाग्य था, एक बढ़िया सौभाग्य रहा आपके लिए। और देखिए ऐसा है कि हार और जीत ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप लड़ाई में शामिल हैं कि नहीं। अगर आप लड़ाई में शामिल हैं तो जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। वो हारने और क्या जीतेगा जो उस लड़ाई में शामिल ही ना हो, लड़ाई नहीं हो तो जी, तो इसलिए जो है आप लड़े, इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात है। और सबके जीवन की शुरुआत बचपने से होती है, सबके जीवन की शुरुआत हार और जीत से होती है, तो इसलिए मेरी बधाई, सुरक्षित दुनिया पूरी टीम की बधाई और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो डॉक्टर साहब फिर अब विधानसभा चुनाव से इधर की ओर चलते हैं जहाँ पे आप हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षक राजनीति है, इसमें जो पदार्पण आपका हुआ वो किस प्रकार हुआ, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से लगा कि इस तरह की शिक्षक राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए? जी, ये कोई मेरा प्री प्लान हिस्सा नहीं था जी।
शिक्षक राजनीति कुछ में हुआ होगा, कुछ किक लगी होगी कहीं से जी। जैसा कि लोग कहते हैं आंदोलन जीवी और फलाना, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति और पढ़ने वाला छात्र था, और मैं 2007 में LLM करने के बाद नौकरी में आया जी, स्ववित्त पोषित शिक्षकों की। उसके बाद जब मैं 2010 में था तो काफ़ी ऐसे माहौल पैदा हो चुके थे कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में नकल का बड़ा जोर था जी, और हम लोगों के ऊपर भी एक अनचाहा सा दबाव, हमेशा प्रेशर बना रहता था। उसी वक्त 2010 में सहगल साहब कुलपति थे हमारे कानपुर विश्वविद्यालय के, हर्ष कुमार सहगल जी, जिन्होंने एक एजेंडा चला रखा था नकल विहीन परीक्षा का जी। तो उनका नाम रोज पेपरों में आता था, नकल विहीन, और हम लोग ये पढ़ने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे कि हमारे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा। तो 2010 में ही ये शुरुआत हो गई थी कि हमने उस महाविद्यालय को ब्लैक लिस्टेड, या बाद में हुआ उसको सामूहिक नकल में मीडिया से संपर्क करने के बाद पकड़वाया। और चूंकि शहर के बड़े पेपर थे, उन्होंने कंसल्ट किया कुलपति जी से, उन्होंने ही छापा मरवाया और वो पकड़ा भी गया। लेकिन मेरा जो पदार्पण हुआ वो 2012 में हुआ। अच्छा। वहां से एक परेशान होना शुरू हुआ, फिर मेरे सस्पेंशन हुआ, इस तरीके से काफी हम लोग परेशान भी रहे और जिस विश्वविद्यालय के चक्कर काटते रहे। तो फिर मुझे लगा कि अब आंदोलन के बगैर कोई रास्ता रखा नहीं, लोगों ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसी दौर में बहुत सारे शिक्षक परेशान होने लगे इन्हीं सब परेशानियों से। किसी का अप्रूवल लेटर नहीं दिया जाता था, किसी को, आज भी ऐसे ही होता है। तो उन कंडीशंस को लेकर के मेरी पहली मुलाकात 2012 में कानपुर में कल्याणपुर में JP सिंह साहब से हुई। अच्छा। तो वो भी 4-5 लोग लिए बैठे हुए थे, उनके पास भी कोई वो नहीं था। तो मैं उनसे मिला, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपने साथियों को बुलाता हूँ, मेरे पास भी काफी लोग हैं। वहां से हमारा एक ग्रुप बना और बड़े ग्रुप से हम लोगों ने शिक्षक राजनीति में पदार्पण किया। हाँ, और उसके बाद फिर देश प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और बड़े बड़े काम होने लगे। जी 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 नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भले ही आज़ादी 1947 में मिली हो, लेकिन मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत बहुत पहले कर दी थी, और कुछ हुआ होगा तभी उन्होंने ऐसी चिंगारी जगाई। तो आप 2012 में भले आपको पदार्पण हुआ हो, लेकिन वो जो क्लेश था, जो कष्ट था, वो 2010 और 2008 में ही कहीं ना कहीं सामने आने लगा होगा। तो चलिए, आपके रूप में एक अच्छा नेता इस शिक्षक राजनीति को मिला, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तमाम उम्मीदें करता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी। आपने एक शब्द कहा अभी कि मैं बड़ा शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, आज भी ये कहा, लेकिन फिर भी आप पर अक्सर ये आरोप लगता है कि आप बात बात पे नाराज हो जाते हैं, ऐसा क्या है? लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मैं नाराज जरूर होता हूँ, लेकिन खुश भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ। नहीं, आशुतोष, जो भगवान आशुतोष हैं, वो शंकर भगवान का नाम ही भोलेनाथ है, आशुतोष है, कि जल्दी से रूठना और जल्दी से। मैं किसी के लिए नाराजगी बहुत समय तक नहीं रख सकता हूँ अपने दिल में जी। और अच्छे लोगों का यही एक, बिल्कुल, जिसको बोलते हैं एक परिदृश्य, या फिर उनका एक अपना नियम है कि वो बहुत दिन नाराज नहीं रहते हैं। लेकिन मुझे झूठ, फरेब या इस तरह के धोखा पसंद नहीं है। अगर मैं आपके साथ स्वच्छ हाथों से हाथ मिला रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ स्वच्छ हाथों से हाथ मिलाइए, अन्यथा फिर मेरा नाराजगी बिल्कुल नाजायज है। उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि मैं बहुत जल्दी नाराज होता हूँ। ठीक है। एक मेरी ही लिखी हुई 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि गलत को गलत कहना है एक बुराई, और इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। तो शायद यही बात आप पे लागू होती हो, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप बड़ी बेबाकी से, बिना मतलब कुछ डरे, निडरता से कुछ बड़े बड़े अधिकारियों के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं लगता? नहीं, मैं उनका सहयोग भी करता हूँ जहाँ वो मुझसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं बड़े अधिकारी। मैं हमेशा हर अधिकारी के लिए सहयोग के लिए खड़ा रहता हूँ। और आमतौर पे सैकड़ों स्ववित्त पोषित शिक्षक और तमाम शिक्षक जब मूल्यांकन भवन में कानपुर में या ऐसी कोई भी परेशानियां होती, तो मैं हमेशा अधिकारियों के लिए खड़ा रहता हूं कि हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी किसी गलत काम के लिए, बशर्ते आप हम लोगों को भी समझे, हमें भी जो है बराबर का सम्मान दें। और अगर आप ये करते हैं कि नहीं, आप स्ववित्त पोषित शिक्षक को एक भेदभावपूर्ण नजर से देखते हैं, तो इन स्थितियों में फिर मैं कुछ भी
जो है, जो जायज है, जो विधिक है, वो मैं आपके मुंह पे कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं। मेरा लेकिन ये दोनों लोगों में सामंजस्य, भाई अगर आप एक की लड़ाई लड़ेंगे तो दूसरे से बुराई होना अपने आप स्वाभाविक सी बात है, तो कैसे सामंजस्य बिठा पाते होंगे आप? सामंजस्य बैठाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखिए कि सिर्फ आप अपने बारे में ना सोचें। जब आप अपने बारे में ही केवल नहीं सोचेंगे, सामने वाले के बारे में सोचेंगे, तो सामंजस्य बैठाना बहुत आसान होता है। मान लीजिए कि आज स्ववित्त पोषित शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्रबंधकों की समस्या नहीं होंगी? तो हमें उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही अपने लोगों से वो बातें सामने रखते हैं हम लोग, और उसमें सामंजस्य बैठा जी। क्या आप उनकी भी समस्या को समझिए। मित्रों, न्याय तभी मिल सकता है जब उभय पक्षी होकर बात को सुना जाए। तुलसीदास ने कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और लेकिन समर्थ कैसा हो, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो अगर ऐसा समर्थ है जो सब में समान भाव रखता है, तो निश्चित रूप से उसे राजा बनने का अधिकार है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो आगे जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि इस राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, तमाम समस्याओं का भी आपने सामना किया होगा, तमाम बार घर परिवार, रोजी रोटी और तमाम प्रतिद्वंदियों से भी। ऐसा तो नहीं कि सब आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तमाम सारी बातें होती होंगी। तो ऐसे में कभी ऐसा लगा कि नहीं हम गलत जगह आ गए, कुछ पैर आपके ऐसे नहीं विचलित हुए कि नहीं हमको छोड़ देना चाहिए, हम नहीं करेंगे इस काम को, नहीं सबके हितों की बात करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। लेकिन आप जब किसी काम के लिए निकलते हैं तो कुछ उपधारणाएं बना के रखनी चाहिए। मैंने भी एक उपधारणा बना के रखी है कि जीवन में दो तरह के लोग आपके सामने आएंगे, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। जब निगेटिव लोग आपके पास ज्यादा खड़े हो जाएं सामने, तो आप समझ लीजिए कि आप तरक्की कर रहे हैं। और जब पॉजिटिव लोग आपके पास ज्यादा हों, तब भी आप यही समझिए कि ये मेरे काम का फल है। जी। दोनों ही सूरतों में आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे। आप कभी नकारात्मक सोच पे जब आएंगे नहीं, तो आपके पैर डगमगाएंगे। बिल्कुल। तो निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदलने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये चीज एक पिक्चर मैंने देखी थी जिसमें 3 लोग खड़े थे। तो एक आदमी ने जब दूसरे की लड़ाई शुरू करी, तो क्या हुआ, जब उसने सोचा कि मेरे पास तो 3 लोग हैं, लेकिन जब पीछे पलट के देखा तो 2 लोग थे, वो पीछे हट गए थे, तो वहां से वो अकेला हो गया था जी। तो इस राजनीतिक सफर में आपको लोगों का कितना सपोर्ट रहा, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप स्ववित्त पोषित शिक्षकों की? क्योंकि देखिए जो मान्यता प्राप्त शिक्षण है उनको तो अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं, सारी चीजें, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्ववित्त पोषित शिक्षक हैं वो लड़ाई भी लड़े, और लड़ाई पेट की भी लड़े, और जो है वो शिक्षा व्यवस्था की भी लड़े। तो जब आदमी पेट की लड़ाई से हार रहा होता है तो व्यवस्था के खिलाफ अपने आप कई बार हार जाता है, तो बैक ले लेता है। जी बिल्कुल, बैक लेना उसकी मजबूरी हो जाती है, ये एक मजबूरी का हिस्सा हो जाता है उसकी। तो कितना सपोर्ट, ऐसे में भी कितना सपोर्ट मिला आपको तमाम लोगों को? मैं इस बारे में आपसे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं बताऊं कि जब मैं सबसे पहले 2010 में जब शुरू हुआ जी, और एक आंदोलन के तहत जी लोगों के साथ निकला जी, तो उस वक्त मैं सबसे बैक फुट पे था जी। लोगों का प्रेशर मेरे ऊपर था कि साहब आप नहीं आ रहे, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ तो पीछे नहीं हटता हूँ। हाँ। मेरी एक अपना व्यक्तिगत स्वभाव है। वहां से हम 8 या 9 लोग आगे बढ़े, और उन 8 और 9 लोगों में पहले हफ्ते छोड़िए, पहले 2 दिन के अंदर हमारे पास से 7 लोग बाहर हो गए। हाँ बिल्कुल, मैं इसी बात की बात कर रहा था आपसे। 7 या 6 लोग थे, 3 बचे, और हम 3 लोग आखिरी तक लड़ते एक निर्णय पर आए, और उसके बाद 2 लोग और कम हो गए। आज की डेट में मैं अकेला बचा था। उसके बाद जब मैं अकेले ही संघर्ष की ओर निकल पड़ा, 2012 के बाद से अकेले ही निकल पड़ा, तो वो 2012 के बाद का जो मेरा सफर है, आज सैकड़ों हजारों लोग मेरे साथ में हैं। मेरे प्यारे शिक्षक भाई बंधु पूरे प्रदेश से मुझे शुभकामनाएं मिलती हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि इतने छोटे से समूह से चल के अकेला हुआ, और अकेला से लेकर के सैकड़ों तक पहुंचने वाला नया एक ग्रुप तैयार करना, एक नए जीवन के संघर्ष को
रास्ता तय करना बहुत आसान नहीं होता है। ये मेरा त्याग तपस्या रही। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। सम्राट अशोक और जो जितने भी महान चक्रवर्ती राजा हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि राजपद फिर लिया, फिर त्यागा, फिर आगे बढ़े, फिर सेनाएं बनाई, फिर आपकी जीत हुई। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैंने कहा ना कि मैं तो सिटी सिग्नेचर के रूप में मित्रों स्वच्छ दुनिया की जो स्टूडियो है इसमें तमाम ऐसे लोगों से रूबरू कराऊंगा जो लोग, अगर आपका भी सपोर्ट मिलेगा, आपके मन में भी तमाम सवाल होंगे, आप उनसे जुड़ना भी चाहेंगे, कुछ पूछना भी चाहेंगे, तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि दोबारा आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो हमें बताएंगे, तो हम इनको दोबारा अपने स्टूडियो में बुलाकर आपसे रूबरू कराएंगे। तो डॉक्टर साहब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आखिरकार ऐसी कौन सी मांगे हैं आपकी जो आप सरकार और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से चाहते हैं कि ये पूर्ण हो, जिससे आप और आपकी संस्था, आपके जो लोग हैं, जो भाई कोई लोग आपके अपने तो है नहीं, वो तो तमाम वही शिक्षक बंधु हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं जी, है ना, जो इससे वो लोग संतुष्ट होंगे। तो आखिर वो सारी चीजें क्या हैं, इनके बारे में कुछ जरा विस्तृत प्रकाश डालिए। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये केवल मेरे से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मेरे पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, मेरे सारे स्ववित्त पोषित शिक्षक भाइयों से जुड़ा हुआ है। देखिए, सरकार से मेरी सबसे पहली मांग तो ये है कि आप एक स्ववित्त पोषित शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तैयार करवाइए, जो कि संभवतः मानवाधिकार से जुड़ी होती है और वो सेवा नियमावली होनी चाहिए। दूसरी चीज, पूरे भारत में जितने भी सेल्फ फाइनेंस टीचर्स हैं सबका एक सेंट्रल डाटाबेस तैयार होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस जो भी है वहां से। तीसरी चीज, जो समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। जब हमारी आर्थिकताएं समान हैं, ठीक है, स्ववित्त पोषित शिक्षकों के लिए भी वही है, वही गवर्नमेंट के लिए भी है, तो उनका वेतन भी समान होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक निश्चित मानदेय तय करिए और आर्थिकताओं में भी कमी करिए, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक बात। अगली मांग हमारी ये है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से ही सभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का एडमिशन होना चाहिए और उन एडमिशन्स में जो पेमेंट होती है वो विश्वविद्यालय के अकाउंट में जानी चाहिए। एक निर्धारित अमाउंट जो एस्टिमेट अपना महाविद्यालय दे, वो एस्टिमेट आप उनको वापस कर दीजिए। बाकी जितना टीचर और बाकी शिक्षक अन्य कर्मचारी हैं उनको जो है आप सैलरी, स्पेशली टीचर्स को विश्वविद्यालय के अकाउंट से आप उनके अकाउंट पे ट्रांसफर करें। ठीक है, इससे एक बड़ी राहत मिलेगी स्ववित्त पोषित शिक्षकों को। और आखिरी मेरे जो मांग है कि विश्वविद्यालय जितने भी सेल्फ फाइनेंस टीचर्स हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी काम निकलते हैं उन कामों में बराबर की सहभागिता उनको दी जाए, उनके साथ कोई भी भेदभावपूर्ण आचरण ना अपनाया जाए। जैसे आजकल वर्तमान स्थितियों में देखिए कि जितना भी काम हो रहा है आज की डेट में विश्वविद्यालय में, उसमें स्ववित्त पोषित शिक्षकों को कहीं भी सहभागिता नहीं दी गई है। मेरा वर्तमान में सबसे बड़ा विरोध यही है विश्वविद्यालय से कि ऐसा आखिर क्यों किया गया है। आपने सारी बहुविकल्पी परीक्षाएं शुरू कर दी, वो सब ठीक है, मशीनी काम आपने शुरू करा दिया, लेकिन अभी कोऑर्डिनेटर बनाए जा रहे हैं, आपकी तमाम कमेटियां बनती, उनमें कहीं हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं तो हम कैसे मान लें कि आप शासनादेशों का अनुपालन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो बायस होता है ये। ठीक बात, ठीक बात। एक बात और दिमाग में आती है कि लड़ाई विश्वविद्यालय के खिलाफ विश्वविद्यालय से है, क्योंकि विश्वविद्यालय आपकी नियामक संस्था है। भाई जो हमारी नियामक संस्था होगी हम उसी से कहेंगे, लेकिन इससे भी ठीक पहले जो पेरेंटल जो संस्था है वो तो आपका महाविद्यालय है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या अपने प्रबंधकों से भी आपको कोई, तमाम सारे जो लोग हैं जो स्ववित्त, क्योंकि हम स्ववित्त पोषित लोग इतने त्रस्त क्यों हैं जी, जी। ये एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रबंधकों से भी आपको कोई, प्रबंधन से भी आपको कोई समस्या है? क्यों आप चाहते हैं कि ये सैलरी विश्वविद्यालय से ही मिले आपको? देखिए मैं बिल्कुल इस सवाल, मेरे दिमाग में ये सब चीजें हैं, ठीक है, कि वहाँ, क्योंकि आपको तो बिल्कुल, आप पहले अपने घर में बैठे हैं और फिर हम जा रहे हैं चौपाल में, तो मैं विश्वविद्यालय में चौपाल मांगू तो क्या हमारे घर में भी कुछ समस्या है? जी,
अब मैं इसका आपको बहुत माकूल जवाब दूंगा जी। मैं किसी विशेष का कुछ ऐसा नहीं करना चाहता, नहीं, क्योंकि आप सार्वजनिक मंच पे हैं, लेकिन फिर भी जो बातें शैक्षिक दुनिया कभी सच छुपाएगा नहीं, शैक्षिक दुनिया पूरी एथनिक काम करेगा। जी, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये स्ववित्त पोषित शिक्षकों के हित में भी है जी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको निगेटिव नहीं ले रहा हूँ। मेरा एक मानना है कि हमारा जो स्ववित्त पोषित शिक्षकों का जन्म हुआ है वो विश्वविद्यालय ने किया है। विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत हम पैदा हुए हैं। महाविद्यालय का कोई रोल नहीं होता हमारे शिक्षक बनने में। विश्वविद्यालय हमारा अनुमोदन करता है, वही हमारा इंटरव्यू लेता है, उसके बाद हम शिक्षक के लिए हमको अथॉरिटी देता है, फिर उसके बाद वो फलाने महाविद्यालय से बोलता है कि भाई अब आप ये रखने लायक हैं, इनको आप हमारे यहाँ रख लीजिए। हम महाविद्यालय में काम करते हैं, लेकिन प्रबंधकों का ये कहना होता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी हम हैं। अब देखिए खेल यहाँ पर, हमको टीचर बनाने वाला दूसरा, देने वाला दूसरा, यानी पैदा करने वाला, लेकिन दूसरा वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी के हमने आपको अपॉइंट किया है तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अच्छा, उसकी जो प्रक्रिया है वो कागजों पे तो पूरी तरह से सही होती है, लेकिन जब कभी ऐसे रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं तो वो विश्वविद्यालय में भी जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में भी वो ऐसे दबा दिए जाते हैं सारे रिकॉर्ड्स। लेकिन विश्वविद्यालय का एक ऐसा अकाउंट है जो गवर्नमेंट की नज़र में रहता है, उस पर एनुअली जो है होता है, उनका सर्वेक्षण होता है, अकाउंटेंट सब होते हैं, ऑडिट होता है। तो ऑडिट होने की वजह से वो नज़र में रहेगा सरकार की कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना टीचरों के ऊपर व्यय हुआ, कितना महाविद्यालय भी चूंकि सोसाइटी और रजिस्टर ट्रस्ट के थ्रू बनते हैं, समाज सेवा का काम है, आपको तमाम फैसिलिटेट करे जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब मैं अपने पैसे से ही सब मैंने पूरा ताजमहल खड़ा कर लिया है। ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में विश्वविद्यालय से मांग का हमारा यही कारण है कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, मैं इस विषय पर आपसे फिर वार्ता करूंगा, शैक्षिक दुनिया के ही एक इंटरव्यू में लेके इस समस्या को फिर उठाऊंगा, क्योंकि मित्रों आप जान तो गए होंगे कि कहीं ना कहीं शिक्षक वर्ग शोषित है, ये बात लेकिन मैं डॉक्टर साहब के मुंह से अभी नहीं निकलवाऊंगा, इसको मैं एक परिचर्चा के रूप में कभी लेके आऊंगा। ठीक है, शैक्षिक दुनिया है तो आपके हित में वो काम करेगा। ठीक है, तभी आप भाई अगर आप जो है वो जा रहे हैं किसी छोटे से बड़े के पास तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी, मैं इस बात को फिर करता हूँ। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके समक्ष सारी चीजें हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय से आपका मांग भी है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आपने कभी इन बातों को विश्वविद्यालय सरकार के समक्ष रखा, और अगर रखा तो उनका जो है वो क्या जवाब आया, कितना उससे संतुष्ट हुए, नहीं हुए? भाई नहीं हुए तभी जो है लड़ाई है जारी है आपकी, तो ऐसा क्या हुआ, क्या आपका जो आगे की गतिविधियां रही वो क्या हुई? देखिए 2017 में जब गवर्नमेंट बनी, भाजपा की सरकार आई, तो उस वक्त हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, माननीय उप मुख्यमंत्री भी रहे। हम लोग उनके पास अपनी मांगों को लेके गए और सबसे प्रमुख मांग में हमारा यही था कि आप हमारी सेवा नियमावली को बनवाइए सबसे पहले और डाटाबेस तैयार करवा दीजिए। तो जवाब हमें वहाँ से ये मिला कि हम आपकी सेवा नियमावली बनवा दें, फिर आप चले जाओगे कोर्ट और मांगोगे पूरा वेतन, सरकार के पास पैसा नहीं है, इन स्थितियों में हम आपकी अभी कोई मदद नहीं कर सकते। अच्छा। उसके बाद एक कानपुर में 2018 में शायद अमर उजाला का एक प्रोग्राम हुआ था PSIT में, बड़ा प्रोग्राम था। अच्छा। उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आए थे, तो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग वहाँ भी चल के क्वेश्चन अपना राइज करते हैं, क्योंकि संवाद नाम था शायद उस प्रोग्राम का। तो वहाँ मैं, डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर PN सिंह शर्मा जी, कई लोग गए। वहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किया गया
कि साहब स्व वित्त पोषित शिक्षकों की एक बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में। अगर आप हमारी सेवा नियमावली को बनवाने में मदद करें, अपने एजेंडे में शामिल करें, तो आपको एक बड़ा सहयोग मिल सकता है हमारा। जी जी। तो वहाँ से जवाब ये मिला कि आपका कहना ये है कि हम आपकी सेवा नियमावली बनवा दें तो आप हमारी सरकार बनवा दोगे। अच्छा, ये जवाब, ये थोड़ा कंडीशन, इस जवाब पर वहाँ बैठे काफ़ी लोग और इवन तो जो क्वेश्चन पूछ रही थी एंकर, वो भी थोड़ा नाराज हुई इस बात को लेकर कि नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं देना चाहिए। आखिर हमारा अधिकार है, हम आपकी प्रजा है, जनता है, कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ही आपसे। तो इस तरह के जवाब पे वहाँ पे भी हम लोगों को नाकामी ही हासिल हुई। तो कुल मिला करके मैं भी बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन ये क्लेमेबल नहीं होना चाहिए। जो सत्य था वो सत्य है। और हम लोगों को इस मित्रों, लोकतंत्र की ये एक बड़ा पहलू है, लोकतंत्र की बड़ी ताकत है सत्ता और विपक्ष। जी, सत्ता पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है और ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए इस व्यवस्था का नाम लोकतंत्र है। तो डॉक्टर साहब ने आपके समक्ष बताया कि दोनों प्रयास किए, सत्ता से भी कहा और जो विपक्ष में है उनसे भी कहा, और जो जवाब है वो आपके मुख से ही है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। और दूसरी बात ये कि आदमी ये तो कहता है कि मैं आपकी फॉलोइंग करूंगा, अगर आप हमारा काम कराएंगे तो जाहिर सी बात है आप उस व्यक्ति का मुरीद हो जाएंगे, लेकिन इस बात का कतई मतलब नहीं होता है कि वो एक कंडीशन के रूप में ली जाए किसी के भी द्वारा। तो ये कंडीशन नहीं थी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोई कंडीशन तो खैर नहीं ही थी। खैर, आजकल हमारे यहाँ तो कहा जाता है कवियों की भाषा में कि जितने यहाँ पे कवि नहीं वैसे ज्यादा कविताएं। तो जितने शिक्षक नहीं उससे ज्यादा शिक्षक संघ, जितने व्यक्ति नहीं उससे ज्यादा संस्थाएं, ऐसा हर क्षेत्र में होता है। जितनी राजनीतिक जरूरत नहीं उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये भी एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है। शिक्षक दुनिया कभी संस्थाओं पे भी बात करेगा, लेकिन काम तो खैर सब कर रहे हैं, सबका रजिस्ट्रेशन है, सबका पंजीयन है, और कोई अगर अस्तित्व में होगा तो आप उसके अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। तो क्या ऐसे में आपके जो सहयोगी जो संस्थाएं बनी हुई हैं शिक्षक हितों की, उनमें कभी कोई मनमुटाव, कभी झगड़े की कोई स्थिति, कभी लगा कि हमारा एक ही एजेंडा है तो हमारे एजेंडे पे काम कर रहे हो, या कोई कोलैबोरेशन हुआ हो? ऐसा भी होता है कि कई बार मिलके काम करेंगे, कई बार जो है कुछ मनमुटाव की स्थिति रही हो? नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ में। देखिए, सभी शिक्षक नेताओं का एक ही उद्देश्य है कि वो स्ववित्तपोषित शिक्षकों के हितों में काम करें। ये जरूर है कि मेरे सामने भी एक दो बार प्रस्ताव ऐसे आ चुके हैं कि हम लोग मर्ज कर लें और मर्ज करके काम करें, लेकिन मेरा एक अपना मानना है कि म्यूटेशन जो होता है, किसी एक चीज से दो चीज, दो से चार होने से विकास होता है, और अगर आप एक जगह सिमट जाएंगे तो विकास रुक जाएगा। तो ये इस थ्योरी पे मैं काम करता हूँ। तो मैं कभी किसी के साथ गया नहीं, और मैंने अपना, चूंकि मैं अपनी विचारधाराओं को दूसरों पर अधिरोपित नहीं कर सकता हूँ, ना दूसरों की विचारधाराओं को अपने ऊपर लागू कर सकता हूँ। इन परिस्थितियों में मेरे काम करने का तरीका अलग है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कुछ बातों को लेकर के अधिकारियों के साथ अपना सामंजस्य बैठा लें, मैं कुछ बातों को लेकर नहीं बैठाता हूँ। इन परिस्थितियों में तो जरूर थोड़ा बहुत वो होता है, लेकिन विरोध तो आज तक नहीं हुआ है। डॉक्टर कमलेश यादव भी हमारे अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर अखंड प्रताप जी भी हैं, इसी तरह पूरे प्रदेश में डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी हैं, जेपी सिंह जी हैं, और इसी तरह से हमारे और भी नीरज वाजपेयी जी हैं। तो हर कोई मेरे सब लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के भी बड़े नेता जितने भी हैं सब जानते हैं एक दूसरे को, तो कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों के बीच में कभी। और ये हमेशा जरूर बात रही है कि हम लोग कभी किसी एक पर्टिकुलर काम को लेकर के यूनिट बना करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि ये असंभव नहीं कि नहीं हो सकता है। चाहेंगे तो वो भी होगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि भाई सब लोग एक मंच पर, एक फ्लोर पर आए, क्योंकि सोशल रिसर्च फाउंडेशन मित्रों आप जैसा जानते हैं स्वच्छ दुनिया सोशल रिसर्च फाउंडेशन का एक प्रकोष्ठ है। सोशल रिसर्च फाउंडेशन अपने 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स प्रकाशित करता है। जर्नल्स के बारे में भी हम कभी और किसी सत्र में बात करेंगे, लेकिन चूंकि बात हुई, एक मंच पे आने की बात हुई, तो मैंने आपको ये प्रश्न रखना यहाँ पे प्रासंगिक समझा कि शिक्षकों के ऊपर और भी बहुत सारी बंदिशें हैं, पेपर छपवाना, ये करना, उसको यूजीसी लिस्टेड होना चाहिए, तो इसमें पिस्ता तो शिक्षक ही है जी। ऐसे में मैं तो आह्वान करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से कि तमाम जो शिक्षक बंधु हैं, जो शिक्षक दल हैं, उनको एक मंच पर आकर और इस तरीके की जो एकेडमिक
जो विसंगतियां हैं सरकार की, उनको भी आप लोगों को कहीं ना कहीं उठाना चाहिए। और वो किसी एक क्षेत्र की नहीं, किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक विश्वविद्यालय की नहीं है, एक संघ की नहीं है, वो तमाम लोगों की समस्याएं हैं। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं इस विषय पे तो सबसे पहले ये कहूँगा कि क्योंकि मैं पेड नहीं हूँ इसलिए जो कहूँगा वो सही कहूँगा। अभी तक कानपुर के अंदर सोशल रिसर्च फाउंडेशन जनरल का कोई जोड़ नहीं है। सबसे पहली बात ये मेरी आपके लिए हार्टली कांग्रेचुलेशन है। और मैं खुद चाहूँगा कि तमाम सारे हमारे शिक्षक भाई दुनिया भर के रिसर्च जर्नल की ओर भागने से अच्छा है अपने शहर में आपसे कंसल्ट करें जी, और आपके चंद रिसर्च पेपर में अपने रिसर्च पेपर दें और उनको भी फायदा होगा इससे। जी, निश्चित रूप से हम लोग उनको बहुत फायदा है इन सब चीजों से। बात कर रहे हैं। खैर अगले जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करेंगे तो देखिए उन्होंने तो पूरा जो है वो उनकी पत्नी कहीं और रह रही हैं, मैं इस विषय में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन जो पब्लिक फिगर होता है वो वास्तव में अपने जो परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता है। और आपके साथ चूंकि आप नेता भी हैं, आप वकील भी हैं, तो तमाम समस्याएं चाहे शिक्षकों की हो, चाहे वकालत के पैसे की हो, दिन भर आपका जो है वो समय इसमें गुजर जाता होगा। मैं भी एक पत्रकार हूं तो मैं इन बातों को बहुत अच्छे से समझता हूं। तो ऐसे में क्या होता है, कैसे परिवार के बीच सामंजस्य बैठाते हैं? लड़ाई जरूर होती होगी भाभी जी कुछ तो जो है वो कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप? ये तो बड़ा एक ऐसा प्रश्न है जो सभी समाज सेवकों और सभी नेताओं, राजनेताओं को झेलना पड़ता है। अकेले ही पति तो अकेले ही पीड़ित होता है। और कुछ लोग तो मतलब अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि हम लोगों के भी एक परिवार होता है, एक बच्चा हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं, और हम उसे फेस करते हैं अच्छे से। अगर आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा परिवार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स लगे होते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमें एक दिन में 48 घंटे मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हमें भी 24 घंटे ही मिलते हैं। मैं काफी लोगों से बात करता हूँ तो साहब वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक न्यूज़ के लिए अगर किसी को कुछ लिख के देना है, मुझे ज्ञापन लिखना है, तो उसमें टाइम लगता है। मुझे अपने कामों में वक्त देना पड़ता है, अपने पेशे में, अपनी नौकरी पे, सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है। तो इन कंडीशन में परिवार जो है कहीं ना कहीं अब कोऑपरेटिव हो तो आप कर सकते हैं, कोऑपरेटिव नहीं है तो नहीं कर सकते। ये बात पूरी तरह से आपको मैं अवगत कराऊं कि मेरी धर्मपत्नी का मेरा जीवन में बहुत अच्छा योगदान है। कभी भी इन विषयों को लेकर के कोई शिकायत नहीं हुई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका क्या परिणाम होगा। जो भी परिणाम होगा हम साथ मिल करके क्या उसको निपटेंगे। जी मित्रों, आप तो जानते ही हैं और हमेशा कहा भी जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक जो महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो आपके जो स्त्री होती है, जो धर्मपत्नी होती है, उनका होता है। और डॉक्टर साहब ने अपने मुख से कहा कि भाई उनके साथ भी ऐसा ही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके सफल दाम्पत्य की, सफल जीवन की, सफल जो व्यक्ति की जो सामंजस्य है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको वहाँ पीछे से भाभी जी का बैकअप मिलता रहे और आप आगे जो है शिक्षकों और तमाम समाज की लड़ाई लड़ते रहें। खैर चलिए अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि सारी बातें तो अब हो चुकी हैं। तो जो शिक्षक है, क्या संदेश है आपका उन लोगों के लिए है? क्योंकि ये जो राजनीति, ये जो शिक्षक राजनीति है, ये एक धर्म युद्ध की तरीके से है। अच्छा, एक प्रश्न मेरे और भी दिमाग में आता है कि शिक्षक राजनीति संस्था बना के ही आपका करना है या आगे कभी एमएलसी वगैरह का भी कुछ ऐसे दिमाग में आता है कि हम उधर भी, क्योंकि जब आप समर्थ होंगे तभी दूसरों की समस्याओं को उठा पाएंगे। तो दोनों प्रश्नों का मुझे जो है उत्तर मुझे लगता है कि देखिए ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि सरकार में एमएलसी बनकर जाना जरूरी है कि सरकार आपकी सारी बातें मान ले? ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा तो कई बार संभव नहीं होता है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक चीजों को अच्छे से जानते हैं। लोग भले ही न परिचित हो, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद वहाँ के एजेंडे दूसरे होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में जा करके ही अपनी बातों को या अपने कामों को करूं, लेकिन संस्था के थ्रू लोगों के लिए काम करना ज्यादा आसान है और महत्वपूर्ण भी है। छोटी इकाई से ही बड़ी इकाई बनती है
और अगर कभी जीवन में ऐसा मौका मिलता है कि मैं अपने लोगों के आह्वान पर एमएलसी वगैरह का चुनाव लड़ूं या कोई और अन्य जी बिल्कुल अच्छे पार्टी से जैसा सहयोग रहे लोगों का वैसा काम करें, लड़ूंगा, तो निश्चित रूप से मेरा पहला प्रयत्न यही होगा कि अपने लोगों के लिए ही काम करूं। क्या बहुत ही अच्छी बात है आपकी। उसके बाद मेरे लिए दूसरी प्रायोरिटी है। जी जी जी। तो तमाम सारे शिक्षक लोग आपके साथ जुड़े हैं, हजारों लोग आपके साथ जुड़े हैं, आप एक संस्थागत रूप में काम कर रहे हैं और हमारे तमाम मित्रों को मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास भी कोई समस्या है, तमाम कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप डॉक्टर साहब को बात कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जो मत है, जो विचार है, आप उसको वहाँ पे प्रेषित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब स्वयं उसका उत्तर देंगे और ज़रूरत होगी तो एक बार फिर हम लोग चर्चा पे बैठेंगे सिटी सिग्नेचर के रूप में। मैं राजीव मिश्रा शैक्षिक दुनिया में इसी आशय के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए और अगले सप्ताह नए अतिथि के साथ फिर से मिलने के वायदे में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।